मित्रों, आज परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का जन्मदिन है। शहीद तारापुर जी ने इस देश की रक्षा के लिए न केवल सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी वीरता से इतने बड़े पद पर रहते हुए मोर्चे की प्रथम पंक्ति में रहकर सबकी हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने उनको हमारा सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्माना है और भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी अंडमान निकोबार में एक द्वीप को लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का नाम देकर हमेशा के लिए उनको लोगों की स्मृति में जीवित रखने का काम किया है। मैं आज तारापुर जी को बड़े मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जो आया हूं, ये वृक्षारोपण का अभियान एक महाकुंभ की तरह है। कुंभ ये देश की एकता और एकात्मता के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हमेशा युवा रखने के लिए और ढेर सारे युवाओं में संस्कृति का आगे ले जाने के संदेशवाहक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन कुंभ का होता है। हर 12 साल में होता है। इसी तरह से ये वृक्षारोपण का 5 करोड़ के लक्ष्य का हमारा अभियान पर्यावरण संरक्षण का एक महाकुंभ है। एक और तो सीएपीएफ के सभी जवानों ने अपनी वीरता, बलिदान, त्याग और परिश्रम से देश की आंतरिक सुरक्षा है या सीमा की सुरक्षा, उसको चौक चौबंद रखने में कई रिकॉर्ड सृजित किए हैं। इसके साथ साथ चाहे कोई बड़ी आपदा आई हो या कोरोना जैसी महामारी, हमारे सीएपीएफ ने हमेशा अपने जान की परवाह करे बगैर देश की जनता के हर संकट में साथ में खड़ा रहने का एक जज्बा भी दिखाया है। और आज हमारी सीएपीएफ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से देश की सीमाओं पर स्थित हमारे प्रथम गांवों में जन सेवा और जन सुविधा, ये दोनों विषयों को भी जमीन पर उतारने का काम कर रही है। अब एक चौथा डायमेंशन इसके साथ जुड़ा है कि सीएपीएफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी संवेदनशील तरीके से सातत्यपूर्ण प्रयास कर एक के बाद एक वर्ष हमेशा परिश्रम कर 4 करोड़ वृक्ष को बड़ा करने का काम कर चुकी है और दिसंबर तक मुझे विश्वास है हम 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ये विश्व के इतिहास में किसी भी रक्षा के काम के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों का पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा प्रयास माना जाएगा। 5 करोड़ वृक्ष हमारे सीएपीएफ ने मिलकर लगाए हैं और साच अर्थ में जब 2020 में मैंने एक पहली बैठक में गृह मंत्रालय के समिति रूम में इसकी शुरुआत करी थी, विचार रखा था, तब मेरे अलावे कोई नहीं मानता था। सभी लोग मानते थे कि फोटो ऑप हो जाएगा, मिनट्स सृजित हो जाएगी, प्रेस नोट चली जाएगी और वृक्ष तो लगते ही रहते हैं। मगर मैं भी आपके पीछे लगा,
आप भी जवानों के पीछे लगे और जवान भी पौधे के पीछे लगे और 4 करोड़ का लक्ष्य हमने स्थापित कर दिया। गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने कई स्तर पर इसकी निगरानी करी। जितने भी डीजी आए उन्होंने ये कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना। प्लाटून और सेक्शन लेवल पर इस कार्यक्रम को मन से अपनाया गया। कई जगह पौधों की रक्षा के लिए रक्षक बाड़ और पिंजरे भी लगाए गए और ट्रेंच बनाकर भी पौधों को जिंदा रखने की नई नई पद्धतियों का इजाद हुआ और परिणाम ये है कि आज 4 करोड़ वृक्ष इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। मित्रों, जब हम एक वृक्ष को लगाते हैं तब कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक हम नई पीढ़ी को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करते हैं। जिस तरह का पॉल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं, इससे ओजोन के लेयर में छेद निर्मित हो रहा है और ओजोन के लेयर में छेद निर्मित जो हो रहा है वो बहुत बड़े होने के बाद ये पृथ्वी सूर्य के किरणों को सीधा झेल नहीं पाती और जो उष्णतामान, जो तापमान बढ़ेगा वो पृथ्वी को मानव जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रखेगा। उसको बचाने का एकमात्र रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष बोए और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित करें। हमने इस अभियान में जो वृक्षों को सिलेक्ट किया है उसको भी मैंने स्वयं ग्लोबल वार्मिंग की रक्षा के लिए किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए इसका रिसर्च करा है। वृक्ष लगाने में हमने 2 प्रकार की चीजों का ख्याल रखा है। एक तो वृक्ष लंबे आयुष्य वाले हों, 10-12 साल में इसका आयुष्य समाप्त न होता हो, 50 साल, 75 साल, 100 साल, 200 साल तक के आयुष्य वाले वृक्ष लगाए हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हमने लगाए हैं। हमने पीपल, बरगद, नीम, जामुन इस प्रकार के लंबे आयु वाले वृक्षों को सिलेक्ट किया है और ये सारे वृक्ष 100% से लेकर 60% तक ऑक्सीजन को उत्सर्जन करने वाला वृक्ष होता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी ओजोन के लेयर को बचाने के लिए वृक्ष की महिमा को गाने का काम किया है और पीपल 100% ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। और ये जो वृक्ष हमने लगाए हैं वो वृक्ष अनेक सालों तक पृथ्वी की संरक्षण करने का काम करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को कई क्षेत्रों में विकसित और आत्मनिर्भर कर दुनिया में भारत का स्थान मजबूत करने का काम किया है। परंतु सबसे बड़ा काम किया है जो हमारे पुरखों की धरोहर है। हमारी संस्कृति हमेशा से पर्यावरण सुरक्षा के साथ लगी रही और हमने भावना से भी और कृति से भी हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा का काम किया और धर्म ने भी पर्यावरण को तवज्जो दी। तो कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं तो वहां शांति मंत्र बोला जाता है और शांति मंत्र में पशुओं से लेकर, वनस्पति से लेकर, औषधि से लेकर, मानव से लेकर अंतरिक्ष तक की शांति की चिंता करते हैं कि भूमि के अंदर जो गड्ढा कर रहे हैं
उससे पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, इससे गायों के मन में भी शांति हो, वृक्षों के मन में भी शांति हो, वनस्पति के मन में भी शांति हो, पशुओं के मन में शांति हो और अंतरिक्ष में भी शांति स्थापन थाय, ऐसा काम मैं हमेशा करूंगा। ये संकल्प हमारे हाथ से लिया जाता है। तो ये जो पर्यावरण की चिंता हजारों साल से हम कर रहे हैं, मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से समग्र दुनिया में ये लड़ाई का मुखिया भारत को बनाने का काम किया है। और इसीलिए G20 का एक सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य दिया गया है। हमने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की। एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की। शुरू में विकसित देश कुछ अचंभे से और कुछ मजाक से इस अभियान को देख रहे थे। मुझे आनंद और संतुष्टि है कि मखौल उड़ाने वाले सारे लोग आज सोलर अलायंस के मेंबर बनकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली लाइफ के माध्यम से मोदी जी ने हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति को दुनिया के सामने फिर से एक बार उजागर किया है कि सालों पहले गुलामी के कालखंड में जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो हमारी पारंपरिक जीवन शैली ही पृथ्वी को बचाने का एक साधन बन सकती है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और लाइफ मिशन, ये दो आज पूरी दुनिया इसका अनुकरण कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।